सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स पार्ट 7 के बारे में। ऑलरेडी पार्ट 6 मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आप कोई भी पेपर जिसमें कि स्टैटिस्टिक्स आता है उसके लिए इन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे अबाउट द क्वेश्चंस, तो मैंने आज सोचा है कि पार्ट 7 को अपलोड करती हूँ। एंड इन द पार्ट 7 आई एम गोइंग टू डू वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व ना करवाकर उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सारे आपको एक्सप्लेन करूंगी, ताकि वो आपका एक क्वेश्चन ही कवर ना हो, रादर आपका पूरा एक टॉपिक कवर हो जाए। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आएगी। जो भी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो आप नीचे दे सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, आप चाहते हैं सिर्फ मैं क्वेश्चंस प्रेफर करूं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आई विल चेंज द पैटर्न अकॉर्डिंगली फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा, दैट इज द इनवर्स ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टर्म्स ऑफ सीरीज इज कॉल्ड। कह रहा है कि अगर अर्थमेटिक मीन निकालें और उसका इनवर्स कर दें, इनवर्स करने के बाद उसका रेसिप्रोकल, यानी कि जो भी अर्थमेटिक मीन लिया उसका रेसिप्रोकल करें, फिर उसका इनवर्स कर दें, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। सो द राइट आंसर विल बी हार्मोनिक मीन। तो आपको हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला पता होगा। देर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। वी हैव फर्स्ट डिस्क्रीट सीरीज, सेकेंड कॉन्टिन्यूस सीरीज एंड थर्ड वन इज इंडिविजुअल सीरीज, राइट। तो अगर आपकी इंडिविजुअल सीरीज है, तो इफ़ यू हैव इंडिविजुअल सीरीज, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, वी हैव n अपॉन 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 एंड टिल वी हैव 1 अपॉन xn। कितने भी आपकी वैल्यूज हो सकती हैं, दैट्स व्हाट इज एग्जैक्टली रिटन इन द क्वेश्चन। और अगर आपकी डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज है, आई होप आपको ये सीरीज के बारे में पता होगा, ठीक है। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा समेशन f अपॉन f1 अपॉन x1 प्लस f2 अपॉन x2 टिल fn अपॉन xn, ठीक है। देन कंबाइंड हार्मोनिक मीन का हमारा फॉर्मूला होता है, वी हैव कंबाइंड हार्मोनिक मीन एज n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2। तो ये हमारे हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है कंबाइंड वाले का। एंड इफ यू आर गिवन 2 नंबर्स, से 2 numbers and you have to calculate the harmonic mean, it will be 2ab upon a plus b। अब ये क्या शो कर रहा है, this is simply showing that geometric mean upon अर्थमेटिक मीन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये 2 की वैल्यू या नीचे आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन इज a इंटू बी, और क्या होता है स्क्वायर रूट। तो क्योंकि ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट हटाने के लिए अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इफ वी हैव 2 नंबर्स, तो उसका हार्मोनिक मीन जो है वो उसके ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर अपॉन अर्थमेटिक मीन के इक्वल होता है। मैंने आपको रीजन बता दिया वाई, ठीक है। सो नेक्स्ट जो होता है, आपको रिलेशनशिप पता होगा अबाउट अर्थमेटिक मीन, harmonic mean and geometric mean, arithmetic, geometric and harmonic mean. If arithmetic mean should be greater than equals to geometric mean is greater than equals to harmonic mean, ठीक है। और geometric mean is equals to arithmetic mean into harmonic mean। ये दोनों relationships आपको पता होंगे और पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज harmonic mean of the first n natural numbers will be, क्या होगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का हार्मोनिक मीन। ओके, सो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए अबाउट द हार्मोनिक मीन इज कि अगर आप फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालेंगे, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालेंगे, तो इट विल टर्न आउट टू बी n upon 1 plus 2 plus 3 till n. So it will turn out to be n upon n into n plus 1 by 2। ये अर्थमेटिक मीन होता है अगर आप n एक्चुअल नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो, एंड विच टर्न आउट टू बी
2/n+1. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ यूज्ड, हार्मोनिक मीन हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द रेट, स्पीड एंड प्राइजेस. ठीक है. ओके. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ स्केल एंड ओरिजिन. तो आप लिख लीजिए दैट इज हार्मोनिक मीन इज not affected by change in origin, but it is affected by change in scale. ठीक है. तो ओरिजिन का क्या मतलब है, अगर आपके पास हार्मोनिक मीन है, उसमें आप कुछ ऐड या माइनस करते हैं तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा आपके आंसर में. हार्मोनिक मीन विल रिमेन द सेम वाइल इट इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल. यानी अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हार्मोनिक मीन उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. ओके. सो दिस ऑल आर द मेन थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए. इट इज़ ऑल्सो, अगर मेरिट्स की बात करें तो इट इज़ रिजिडली डिफाइंड. ठीक है. बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. एंड रिजिडली डिफाइंड का क्या मतलब होता है कि अगर आप हार्मोनिक मीन को डिफरेंट फार्मूला से निकालते हैं तब भी आंसर सेम ही आता है. ठीक है. उसी को हम बोलते हैं रिजिडली डिफाइंड. ठीक है. तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. ये हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंट्रल टेंडेंसी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू आउट ऑफ द 4, मोड, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन. आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा है जो कि बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है फ्रॉम द एक्सट्रीम वैल्यूज. तो अगर हम देखें मोड का तो इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए. क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि मोड का मतलब होता है जो मोस्ट रेपिटेटिव पावर होता है, तो उसको तो कोई लेना देना नहीं है एक्सट्रीम वैल्यूज से. मूविंग ऑन टू द मीडियन, वो भी क्या होती है, मिडिल वैल्यूज होती है, तो उसका भी कुछ नहीं है. उसका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लगा देते हैं तो उससे भी कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, वो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग है. तो ज्योमेट्रिक मीन तो वैसे ही हम सारी ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करके करते हैं तो उससे भी कोई इम्पैक्ट नहीं है. तो आपका आंसर बनता है अर्थमेटिक मीन. ठीक है. अर्थमेटिक मीन आपको पता होगा एवरेज दो तरीके से होते हैं, एक मैथमेटिकल होते हैं, एक पोजिशनल एवरेज होते हैं. मैथमेटिकल एवरेज कौन से होते हैं? जैसे कि आपका मैथमेटिकल एवरेज में आपका आ जाएगा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. और जो पोजिशनल है, पोजिशनल में कौन से आते हैं आपके? मीडियन एंड मोड. ठीक है. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दो तरीके के हमारे एवरेजेस होते हैं, मैथमेटिकल एंड पोजिशनल एवरेज. राइट. ओके. अब हम बात कर लेते हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में. अर्थमेटिक मीन की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं सारी आपको बता देती हूँ. ठीक है. तो अर्थमेटिक मीन जो है, सबसे पहला है इट इज़ अफेक्टेड बाय ओरिजिन एंड स्केल. इट इज़ अफेक्टेड बाय बोथ ओरिजिन एंड स्केल. यानी कि अगर y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है, तो अगर हम y का मीन लेंगे तो इट विल बी ए एक्स बार प्लस बी. इसका क्या मतलब है कि अगर आप इसमें कुछ ऐड करोगे तो मीन में भी वो चीज़ ऐड हो जाएगी, और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो न्यू वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई सीरीज़ है, मीन एक्स सीरीज़ है. ठीक है. और इसका मीन है मान लीजिए 5. तो अगर आप इस एक्स सीरीज़ में 5 5 5 ऐड कर देंगे, ठीक है, या 4 ऐड कर देंगे, तो आपका मीन भी क्या हो जाएगा, उसमें भी 4 ऐड हो जाएगा. ठीक है. और अगर आप इसमें सीरीज़ में मान लेते हैं, इस सीरीज़ को आप मल्टीप्लाई कर देते हो से 2 से, तो आपका मीन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से. तो दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. ठीक है. अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका है प्रॉपर्टी, जो कि बहुत बार पूछी जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, दैट इज अगर आप समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार करेंगे तो वो 0 होगा. इसका क्या मतलब है? दैट इज डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0. इसका क्या मतलब है कि अगर आप डेविएशन, वैसे हम इसको अगर ना लगाएं तो ज़्यादा करेक्ट रहेगा, दोबारा से लिखती हूँ, डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0.
ठीक है। तो अगर आप डेविएशन लेते हैं मीन से तो वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ अगर किसी को नहीं पता है। मान लीजिए सीरीज है 1 2 3 4 5, इसका मीन है 3, ठीक है, और x माइनस एक्स बार करें, यानी 1 माइनस 3, 2 माइनस 3, 3 माइनस 3, 4 माइनस 3 एंड 5 माइनस 3। तो आंसर विल बी -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब आप इसको ऐड कर लीजिए तो द आंसर केम आउट टू बी 0। तो वो यही कह रहा है कि अगर आप x माइनस एक्स बार करते हैं और उसका समेशन कर देते हैं, यानी उसका सम कर देते हैं, तो वो 0 के बराबर आएगा, राइट। अब ये प्रॉपर्टी नहीं पूछी जाती, ये सबको पता है। आपसे जो मेनली पूछा जाता है इसमें वो ये पूछा जाता है कि बताओ जो मीन डेविएशन है उसका अगर हम स्क्वायर कर दें, यानी स्क्वायर ऑफ द मीन डेविएशन दैट इज मिनिमम फ्रॉम, वो होगा मीन। और अगर आपसे पूछ लें कि एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन अगर करेंगे तो एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम फ्रॉम मीडियन। ये दोनों पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन। तो दैट इज स्क्वायर ऑफ द मीन डेविएशन जो है वो मिनिमम किससे होगा, मीन से। और एब्सोल्यूट डेविएशन यानी अगर आप स्क्वायर ना करें और नॉर्मल जो हमने अभी डेविएशन निकाला था और उसका अगर हम क्या ले लें, मोड ले लें, मोड यानी कि उसके साइंस जो हमने करे थे उसको इग्नोर कर दें, उसको पॉजिटिव कर दें नेगेटिव वालों को, तो एब्सोल्यूट डेविएशन मिनिमम कहाँ से होता है, मीडियन से, ठीक है। नेक्स्ट है अगर आपकी मीन में सारी ऑब्जर्वेशन सेम है, यानी मान लीजिए 5 5 5 5 5, इसका मीन भी आपका क्या आएगा, 5, ठीक है। तो अगर आपकी सारी ऑब्जर्वेशन सेम है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर सेम और वो के बराबर है, तो आपका मीन भी क्या आएगा, के ही आएगा। दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, मीन एवरेज जो है जिसकी हम बात करें अर्थमेटिक मीन की, इट इज़ नॉट यूज्ड इन स्क्यूड डाटा। स्क्यूड और इंटरवल रेशियो वाला जो डाटा होता है उसमें भी हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जो कि अभी मैं आपको उसमें बता रही थी। तो अगर n नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का मीन निकालें, फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 टिल n, इनका अगर मैं मीन निकालूंगी तो बच्चे इट विल बी n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, राइट। ये तो हो गया सम का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है एवरेज का, दैट इज n इंटू n प्लस 1/2। ये है सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ये। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, जितने टर्म्स होती हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा n प्लस 1/2। तो ये है मीन ऑफ द n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज, हाँ, अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज कि अर्थमेटिक मीन कैन बी डिपिक्टेड ग्राफिकली। आपसे पूछते हैं ना कि मीडियन को हम किससे डिपिक्ट कर सकते हैं, ग्राफिकली। मोड को किससे करते हैं, तो वैसे ही हमारा जो अर्थमेटिक मीन है उसको हम डिपिक्ट कर सकते हैं बाय इंटरसेक्शन ऑफ रिग्रेशन लाइंस। ये जब हम रिग्रेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि दो रिग्रेशन लाइंस के इंटरेक्शन से हमें अर्थमेटिक मीन मिलता है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि मीन प्रोपोर्शन अगर हमें निकालना हो तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। मीन प्रोपोर्शन इज A इज टू B, B इज टू C। तो इसका मतलब क्या होता है, A इज B इक्वल्स टू B अपॉन C, तो AC इक्वल्स टू B स्क्वायर, तो B इक्वल्स टू AC। ये होता है मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द नंबर्स, ठीक है। अनदर एंड द लास्ट पॉइंट इज, अगर A और B आपके दो नंबर्स हैं, ठीक है, और ऐसे भी कह सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि A और B जो है वो मीन है, ठीक है। तो A और B जो है अपने कंबाइंड मीन से, यानी A और B का अगर आप कंबाइंड मीन निकालते हैं, आई होप सबको कंबाइंड मीन का फॉर्मूला पता होगा। कंबाइंड मीन इज से x12, तो x1 n1 प्लस x2 n2 अपॉन
n1 प्लस n2, ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। तो अगर आप कंबाइंड मीन निकालते हैं दो नंबर्स का, से 1 और 2 का, तो 1 और 2 के बीच में आएगा उसका जो कंबाइंड मीन होगा। ठीक है, ये हम बेसिकली ये प्रॉपर्टी कहना चाहती है। दिस इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है और आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, मीन से आपको पता होना चाहिए वेटेड मीन, और जितने भी मीन के फॉर्मूला है फॉर द डिफरेंट सीरीज, दैट इज इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, वो मैं ज्यूम करके चल रही हूँ, आपको पता हो गए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। ऐसा कौन सा डिस्पर्जन है, इनमें से डिस्पर्जन्स की बात हो रही है। डिस्पर्जन्स कौन कौन से होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। वी हैव रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सारे ही हमारे किसका पार्ट है, हमारे डिस्पर्जन्स का पार्ट है, राइट। तो अब आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा है जो कि अफेक्ट होता है। तो हम सबको पता है रेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। रेंज इज कैलकुलेटेड बाय द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू, राइट। तो ऑब्वियसली जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू से निकल रहा है वो ही सबसे ज़्यादा क्या होगा, अफेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं फटाफट से आपको अब इसकी प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ। आई एम सो सॉरी, फटाफट से मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ रेंज की। ठीक है, और रेंज के सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्दो रेंज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आउट ऑफ दिस स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्पर्जन अगर आप कर रहे हैं तो, जिसमें कि सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, कोई सीरीज़ है, मान लीजिए उसमें 5 लोएस्ट हैं और से 45 हाईएस्ट है, तो रेंज क्या हो जाएगी, 40 रेंज हो जाएगी। और अगर हम रेंज कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल रहे हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो होगी वो किसके बराबर होगी, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। ठीक है, ओके। नाउ प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर आपकी वैल्यू कांस्टेंट है तो रेंज क्या होगा, 0 होगा। इसका क्या मतलब है, वैल्यू कांस्टेंट है का क्या मतलब है, मान लीजिए 5 5 5 5 5 यही सीरीज़ है, इसका अगर रेंज निकालेंगे, अब आप खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 5 माइनस 5, तो रेंज क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, रेंज जो है, और रैदर हम कह सकते हैं कि डिस्पर्जन्स के जितने भी होते हैं, अब आप इसमें से कोई भी कर लीजिए, चाहे रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब में दे आर नॉट अफेक्टेड बाय स्केल, सॉरी दे आर नॉट अफेक्टेड बाय ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय स्केल। मैं एक आपको चार्ट प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें जितने भी हैं इन सब का स्केल और ओरिजिन से क्या इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में हम बता देंगे, नॉट अफेक्टेड बाय ओरिजिन बट अफेक्टेड बाय स्केल। ठीक है, नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव डिसएडवांटेज कि इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, ये इसका वन ऑफ द डिसएडवांटेज है जो कि पूछा जाता है। एंड सेकेंड डिसएडवांटेजेस जो आपसे कई बार पूछा जाता है इन द एग्जाम, फर्स्ट तो यही है जो क्वेश्चन है, सेकेंड डिसएडवांटेज है दैट इट इज़ नॉट कंप्यूटेड फॉर ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे आप लिखते हैं ना मोर देन 50, ठीक है, या लेस देन 10, तो ये जो है ना, ये वाली डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हम रेंज कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, एक और एक क्वेश्चन है मेरा कि अगर ये आपको दे रखा है 10 से 20, 20 से 30 और से 30 से 40, ये आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है, और मान लीजिए इसकी एक्स दे रखा है, ये फ्रिक्वेंसी आपकी कुछ दे रखी है, कुछ भी दे रखी है, तो इसका रेंज हम कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट दैट इज़ 40 माइनस लोएस्ट दैट इज़ 0। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि आपको रेंज के क्वेश्चन के उसमें पता होने चाहिए। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, ये जो भी पॉइंट्स हैं मैं आपको बोलती जा रही हूँ, आप साथ साथ लिख लीजिए, अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ द मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम। अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट कराया, अभी मीन में प्रॉपर्टी करवाई है, तो अगर स्क्वायर होता तो हम कहते हैं कि इट इज़ फ्रॉम मीन, और उसने नॉर्मल पूछा मीन डेविएशन इज मिनिमम फ्रॉम, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मिनिमम कब होता है, तो मीडियन से, तो इसका आंसर हो गया बी, मीडियन। ठीक है, अब
हमने मीन की तो सारी प्रॉपर्टीज़ कर ली थी, अब हम मीडियन की प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं ताकि आपका मीडियन टॉपिक भी क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट मीडियन इज अफेक्टेड बाय बोथ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। जैसे कि हमारा अरिथमेटिक मीन था वैसे ही मीडियन है, दैट इज इट इज अफेक्टेड बाय बोथ ओरिजिन एंड स्केल। अफेक्टेड बाय बोथ ओरिजिन एंड स्केल यानी कि अगर आपको एक टर्म y दे दें जो कि बनी है x से, तो इसका मीडियन निकालेंगे तो मीडियन ऑफ y विल बी a प्लस बी मीडियन ऑफ x। ठीक है, यानी कि स्केल यानी मल्टीप्लिकेशन से भी और प्लस माइनस यानी ओरिजिन से भी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर हम इसके मैरिट्स की बात करें तो इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। जो इंपॉर्टेंट मैरिट्स है वो मैं लिखवा देती हूँ, बाकी मैं बोल दूंगी। ठीक है, इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड फ्रीक्वेंसीज। ओपन एंड फ्रीक्वेंसीज अभी मैं आपको ऊपर पढ़ा रही थी, तो ओपन एंड फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, जिसमें कि मोर देन या लेस देन होता है, तो उसके लिए आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड, इट कैन बी लोकेटेड इफ़ डाटा इज़ इनकम्प्लीट। तो अगर डाटा आपका इनकम्प्लीट है तब भी आप, इफ़ डाटा इज़ इनकम्प्लीट तब भी आप मीडियन लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट इज डीमेरिट्स की बात करते हैं। नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, नॉट यूजफुल फॉर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। मोर ओवर, जब भी आपको मीडियन निकालना होता है तो आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपनी सीरीज़ को अरेंज करना पड़ता है। अनदर डिसएडवांटेज इज़, अगर हम मीडियन निकालते हैं, इट इज़ नॉट द केस कि वो हमेशा से क्या हो, सीरीज़ में से बिलोंग करता हो, यानी कि इन द केस ऑफ इवन ऑब्जर्वेशन इट इज़ फ्रॉम द एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने 6 लिखी हुई हैं, 5 6, तो जो आपका मीडियन होगा वो 3 + 4/2 होगा, दैट इज़ 3.5 होगा आपका मीडियन। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इसमें मेन जो था वो यही था अबाउट द ओरिजिन एंड स्केल, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ओपन एंड फ्रिक्वेंसीज वाला पॉइंट और ये वाली प्रॉपर्टी जो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों का आपको मेन ध्यान रखना है। अनदर थिंग इज़ कि हम मीडियन के केस में क्या बनाते हैं, मोर देन और लेस देन ओजाइव बनाते हैं। ठीक है, मोर देन और लेस देन ओजाइव्स क्या होते हैं, मोर देन ओजाइव और लेस देन ओजाइव हमेशा याद रखना, जो लेस देन ओजाइव होगा दैट इज़ ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग, और जो मोर देन ओजीव होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होता है दैट इज़ नोन एज द मीडियन। तो जहाँ पर ये लोकेट करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन कहते हैं। ठीक है, ओके। जब मैं आपको करवा ही रही हूँ तो मैं आपको फार्मूलाज भी इसके बता देती हूँ कि क्या क्या है मेजर फार्मूलाज। सबसे पहला फार्मूला जो है मीडियन का, इन द केस ऑफ ऑड टर्म्स आपको क्या करना है, n+1/2th टर्म। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके ये निकाल लेना, लिख लेना, ये ऑड के लिए है और इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए है। इवन के लिए हो जाता है n/2th। इसके दो वैसे फॉर्मूलाज हैं, अगर हम इसी फॉर्मूला से करें n+1/2th टर्म, तो इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका इवन है तो 6+1/2th टर्म बन गई, यानी कि 7/2 3.5 टर्म। तो इसको हम कैसे करेंगे, थर्ड टर्म प्लस 0.5 दैट इज फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ठीक है, जब भी पॉइंट्स में आ जाए आपका आंसर, अगर पॉइंट्स में नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर पॉइंट्स में आता है तो थर्ड 3.5 है तो 3 लिखकर प्लस 0.5, इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, सीरीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज़ का। अब हम बात करते हैं अबाउट द डिस्क्रीट सीरीज़। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या फॉर्मूला होता है हमारे मीडियन का, दैट इज़ एन। वही अकॉर्डिंगली आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एक्स दे रखा होगा, एफ दे रखा होगा, उससे सी एफ निकालना होगा। जैसे कि सी एफ कैसे निकालते हैं, मान लीजिए 4 3 5 3 ये दे रखा है, तो सी एफ क्या होगा, 4 फर्स्ट, 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 and 3 दैट इज़ 15। तो ये सी एफ होता है। ठीक है, फिर जो भी टोटल करके आएगा, यानी जो 15 हो गया, 15 को आप डिवाइड करेंगे 15 + 1/2th टर्म, दैट इज़ n+1/2th टर्म। यही फॉर्मूला है फॉर द केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज़। ठीक है, देन उसके बाद वी हैव कॉन्टिन्यूस सीरीज़। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में क्या होगा, ये मान के चलती हूँ आपको इस सीरीज़ का मतलब पता है।
अगर नहीं पता है तो बता देती हूँ, जिसमें x और f दोनों चीज़ें दे रखी होती है वो डिस्क्रीट होती है। इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको कुछ इस तरीके से टर्म्स दे रखी होंगी, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 विदाउट एनी फ्रीक्वेंसी, तो ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ होगी। कंटिन्यूस में कैसे होता है, क्लास इंटरवल्स होते हैं आपके 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन, और आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी जैसे 3 2 4 इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी। इसमें जो फॉर्मूला है, एक बात का आप बहुत ध्यान रखना, इन वाले दोनों में हमने क्या किया, n+1/2 किया है, यहाँ पे भी हमने n+1/2 किया है, लेकिन कॉन्टीन्यूअस के केस में, इन द केस ऑफ मीडियन, हमारा जो आंसर रहता है वो हम निकालते हैं बाई n/2th टर्म। ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लियरली और यहाँ पर रब करके लिख देती हूँ। ठीक है, यहीं पर मैं थोड़ा सा रब करके लिख देती हूँ। ठीक है, कॉन्टिन्यूस के केस में क्या होगा, सबसे पहले आप निकालेंगे n/2th टर्म। n/2 कैसे निकालेंगे, जो भी टोटल आएगा CF करके। ठीक है, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी थी तो CF निकालेंगे 3 और 2 5, 5 और 4 9, और मान लेते हैं एक और दे रखा है तो 10 हो गया मान लीजिए, तो 10/2 5th। अब जो 5 है ये कहाँ लाई करेगा, ये 5 हमारा लाई करेगा 10 से 20 के बीच में। ठीक है, अब इस 5 को हम क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज इट इज़ L1 + n/2 माइनस CF ऑफ द प्रीवियस क्लास मतलब इससे पहले, अपॉन F इंटू H। तो L1 क्या हो जाएगा इस केस में 10, n/2 क्या हो जाएगा, दैट इज़ 5 माइनस CF ऑफ द प्रीवियस क्लास, 5 से ऊपर क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3, अपॉन F कितना है, F दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, उसके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, इंटू H क्या है, इन दोनों का गैप, दैट इज़ 10 और 20 का गैप कितना है 10। इस तरीके से आपका मीडियन आ जाएगा। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है मीडियन के केस में। लेस देन और मोर देन ओजाइव वाला एक और चीज़ रह गई है, वो एक और आपको क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद आपका मीडियन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी आपको क्लास इंटरवल्स दे रखे हो, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझा देती हूँ, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। ठीक है, मैं ज़ूम करके चल रही हूँ, और ये फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, कुछ भी ले लेते हैं हम, 3 4 2 1 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका लेस देन और मोर देन ओजाइव बनाना है। तो देखिए आप ट्रिक समझिएगा, मैं इसको आपको ट्रिक से बताऊंगी। लेस देन सीरीज़ बनाएंगे और इसकी हम CF कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली ये हमें CF दे रखा होता है। ठीक है, और मोर देन बनाएंगे और उसकी CF निकालेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं अभी आपको समझा रही हूँ। जब भी हम लेस देन की बात करते हैं तो हमेशा हम क्या लेते हैं, अपर लिमिट लेते हैं। लिख लेना कहीं पे भी अपने नोट्स में कि जब भी हम लेस देन ओजाइव बनाते हैं तो हम क्या लेते हैं, अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या होगी, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो 10 लेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे, लेस देन 10, उसके बाद लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, इस तरीके से। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, एक तरीका बता दिया लेस देन। ठीक है, पर अब ये तो याद करने वाली बात होगी, समझने वाले पॉइंट को समझिए कि क्यों ये लेस देन है। देखो बच्चे, जब भी हम क्लास इंटरवल की बात करें, 0 से 10 है, 0 से 10 है, अगर हम लेस देन 0 ले लेंगे तो 0 से कम तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम इसकी हमेशा क्या लेते हैं, अपर लिमिट लेते हैं। और जब भी मोर देन निकालते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, मोर देन, और हमेशा लोअर लिमिट लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे हमेशा लोअर लिमिट और यहाँ पे अपर लिमिट। तो मोर देन 0, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40 एंड मोर देन 50। अब देखो लेस देन 10 यानी 10 से कम, सिर्फ यही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। अब लेस देन 20, लेस देन 20 में ये भी है और ये भी है, तो 3 और 4 7। लेस देन 30 में ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो 3 4 और 2, तो 4 और 3 7 और 2 9। एंड लेस देन 40 में वी हैव 9 + 1 10 एंड 50, ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा मैंने कैसे किया है। कुछ भी रटने जैसा नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और CF की हम बात करें, मोर देन CF, मोर देन की बात करें तो मोर देन 0, 0 से ऊपर तो सारे ही हैं, 3 4 2 1 5 सारे हैं, तो मोर देन 0 में आप लिख देंगे 15। ठीक है, देन उसके बाद मोर देन 20, 15 में से 3 अगर माइनस कर दें तो आई एम रियली सॉरी, मोर देन 0 के बाद मोर देन 10 नहीं लिखा हमने, सीधा हमने मोर देन 20 लिख दिया। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, लिखने में मिस्टेक रह गई है। मोर देन 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है,
ओके, अब दोबारा से आते हैं, मोर देन 10 में क्या आएगा, 3 को छोड़ के बाकी सब, तो 15 में से 3 गए, कितना हो गया 12। अब मोर देन 20 में इन दोनों को छोड़ के, यानी कि अगर मैं 15 में से या तो 7 माइनस कर दूँ या फिर मोर देन 20 में मैं 5, 6, 7, 8 ये तीनों को ऐड कर लूँ तो भी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8, ठीक है। फिर मोर देन 30 में 5 और 1 6, और मोर देन 40 में, सॉरी मोर देन 30 में 6 और मोर देन 40 में इट विल बी 5। तो इस तरीके से जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये लेस देन वाला बनेगा और ये बनेगा मोर देन हो जाएगी, ठीक है। और इन दोनों को इंटरसेक्ट करके आपके पास क्या आ जाएगा, मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया है। ये था ऑल अबाउट मीडियन, हमारा मीडियन टॉपिक भी कवर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, दैट इज़ द एवरेज रेनफॉल फॉर अ वीक एक्सक्लूडिंग संडे। एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7, और उसमें से अगर हम संडे एक्सक्लूड कर दें तो हमारे पास कितने दिन बच गए, 6 दिन बच गए, ठीक है। तो एवरेज रेनफॉल फॉर 6 days वुड बी 4.2 सेंटीमीटर, राइट। ड्यू टू हैवी रेनफॉल ऑन संडेज द एवरेज फॉर द वीक रोज टू 7 सेंटीमीटर, यानी 7 दिन का एवरेज क्या हो गया अब हमारे पास, इट विल बी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है कि बताओ संडे को कितनी बारिश हुई होगी, तो बहुत ही सिंपल है। देखो 6 दिन का हमें एवरेज दे रखा है, इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 6 दिन का आपको एवरेज दिया हुआ है 4.2। तो अगर मुझे देखना हो कि टोटल कितना हुआ, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, इट विल बी सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मीन दे रखा है और टोटल पता है तो सम निकल जाएगा, तो सम कितना हो जाएगा 4.2 इंटू 6, इट विल बी 42/10 इंटू 6, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 252, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 252, और 7 डेज़ का करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी इट विल नॉट बी 252, इट विल बी, आप इसको एक बार करके देख लीजिए, 6 2 12 24, हाँ 25.2 हो जाएगा, हाँ ठीक है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 25.2, ठीक है। और 7 7 ज़ा 49, राइट, ओके। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ जो एक दिन बच गया, तो हमने इसका निकाल लिया, इसका हमारे पास आ गया, इन 6 दिनों का हमारे पास सम कितना आ गया, इट विल बी 25.2, और इन 7 दिनों का सम हमारे पास कितना आ गया 49। तो अगर इन दोनों को माइनस कर दूंगी तो इन 7th डे का सम आ जाएगा, दैट इज़ 49 माइनस 25.2, तो इट विल बी 23.8, राइट। तो 23.8 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। वाइट इज ओनली 23, अगर मान लो 2 दिन और होते तो हम 2 से डिवाइड कर देते, बट हमारे यहाँ पर कितना है, एक ही दिन है, तो हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23.8। तो इस ऐसे सम में कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करो और उन दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है। फिर जितने दिन हो उसके हिसाब से डिवाइड कर दो, अगर एक ही था तो हमने 1 से डिवाइड कर दिया और ज़्यादा होते तो हम ज़्यादा से कर देते। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट part, which of the following measures of central tendency will be more appropriate to use if the data are related to the rates, proportions and ratios। तो अगर रेट, proportions and ratios की बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो सबसे यूजफुल होता है। तो अब हमारा ज्योमेट्रिक मीन टॉपिक ही रह गया था आपके इसमें से, अर्थमेटिक में से, तो आओ हम ज्योमेट्रिक मीन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपको दे रखा है, अगर 2 नंबर होते हैं तो क्या करते हो, a इंटू बी और अंडर रूट ऑफ 2। अगर 3 नंबर्स होते हैं तो आप क्या करते हो, a b c एंड 3, और अगर n नंबर्स होते हैं तो a b c टिल n और अंडर रूट भी क्या हो जाएगा n, ठीक है। तो जितने नंबर्स हैं उतने का हम क्या कर देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं, ओके। तो दिस इज़ द फॉर्मूला विच इज़ मोस्टली आस्क्ड। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, दैट वुड बी द प्रॉपर्टीज़। तो पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़ कराती हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर सारी वैल्यू कांस्टेंट है, इफ़ ऑल द वैल्यूज़ आर कांस्टेंट, तो आपका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़
ज्योमेट्रिक मीन अगर आपको कोई दो सीरीज़ का निकालना है एक्स और वाई, ठीक है, और आपको एक्स दे रखी है, वाई सीरीज़ दे रखी है, तो एक्स वाई का निकालने के लिए आपको अलग अलग निकाल कर और उनका आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले और फिर उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लीजिए। तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी आपको। इनटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई कि पहले या तो मान लीजिए इसका ज्योमेट्रिक मीन आया 27 और इसका ज्योमेट्रिक मीन आया 64, ठीक है, तो या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर लीजिए, एक तो ये ऑप्शन है, या फिर पहले ही इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके फिर उसका अंडर रूट कर लीजिए, आंसर वुड बी सेम, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इज इम्पॉर्टेंट अबाउट द ओरिजिन एंड स्केल। तो ओरिजिन और स्केल की अगर हम बात करें तो राइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट द चेंज ऑफ ओरिजिन। तो ये इट इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, affected by change in origin but not by the change in scale, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लस माइनस करेंगे तो फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जो इससे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे मेंशन है रेट प्रोपोर्शंस, ये फोर्थ पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। अगर रेट्स प्रोपोर्शंस एंड रेशियोज यूज़ करते हैं तब भी हम ज्योमेट्रिक मीन ही यूज़ करेंगे। Okay, so next property is that is the geometric mean is affected by change in origin but not affected by change in scale, यानी कि प्लस माइनस करेंगे तो इफेक्ट होगा, लेकिन अगर हम चेंज इन स्केल की बात करें यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। फोर्थ पॉइंट इज दैट इज ज्योमेट्रिक मीन इज मोस्टली यूज फॉर द रेट्स प्रोपोर्शंस एंड रेशियोज, उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कई बार पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, दैट इज़ विच मीन विल यू यूज़। अगर आपको क्या करना है, आपको इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने हैं, तब भी हम क्या आंसर मार्क करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। अगर ज्योमेट्रिक मीन ही एक ऐसा टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट इसका सबसे बड़ा यही है, दैट इज़ वी कैन नॉट कंप्यूट, डीमेरिट में आप लिख लीजिएगा कि वी कैन नॉट कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन। अगर वैल्यू कोई भी एक वैल्यू अगर ज़ीरो हो गई तब भी हम ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंडली हम ज्योमेट्रिक मीन को तब भी यूज़ नहीं कर सकते अगर एक कोई वैल्यू आपकी नेगेटिव में होगी। तो आपको पता है अंडर रूट में नेगेटिव टर्म नहीं चलता है, और ज़ीरो करेंगे तो पूरा ही टर्म्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएंगे। तो दैट्स वाई ये इसका बहुत बड़ा डीमेरिट है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको यूज़ नहीं करते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं भी पहले इसी में से ले लेती हूँ, मीन वाले क्वेश्चंस में से, ताकि एक जैसा सीक्वेंस चलता रहे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर that is geometric mean is considered to be theoretically superior average for creating the index number। तो आंसर इज राइट, ये बिल्कुल ठीक है, अभी मैंने ये प्रॉपर्टी आपको कराई थी। एंड इफ द रेंज और लिमिट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज लार्ज इनफ देन द ज्योमेट्रिक मीन इज यूज। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू को क्या कर देता है, कॉम्पैक्ट कर देता है बाई टेकिंग द रूट ऑफ द वैल्यू। तो ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन विच इज़ दिस। तो आपको बोल रहा है कि चार नंबर दे रखे हैं 2x, 16 और 32, जिसका ज्योमेट्रिक मीन हमें 8 दे रखा है। नाउ आपको पता है ये क्या है, अंडर रूट है। तो इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x, 16 और 32 जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, रेज टू द पावर 1/4 इक्वल्स टू 8। तो ये 1/4 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2x, 16 एंड 32 इज इक्वल्स टू 8 की पावर 4। तो 8 की पावर 4 का क्या मतलब है, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, राइट। और x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो भी मल्टीप्लाई में वो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब हम इसको कट करेंगे से 2 4 ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। 8 4 32 एंड 8 2 16 एंड 2 4 तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4, विच इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज बी। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, that is which one of the following measures of central tendency would be best
suitable for constructing index number, जो कि अभी मैंने आपको बताया, that is geometric mean. तो आज मैंने आपको मीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे प्रैक्टिस करवा दिए हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द एग्जाम्स, विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू. अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन. टिल देन, थैंक यू.